अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज हमारा जो लैंड रेवेन्यू जो लॉ आता है आपका, ठीक है, उसका आज हमारा जो है, मेरे ख्याल से उसका तीसरा चौथा या पांचवा लेक्चर है आज का। और हमने आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमारा आता है रिकॉर्ड्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताती चलूं, साथ साथ लेक्चर के दौरान ही आप लोगों ने हर चैप्टर का नाम याद रखना है। ठीक है। पेपर में एमसीक्यूज एक आधा आपको पूछा जाएगा कि भाई चैप्टर नंबर 6 किसके नाम नाम बताएं, चैप्टर नंबर 5 का नाम बताएं। या वो आपको कह देगा कि विलेज ऑफिसर कौन सा चैप्टर आता है, चैप्टर 5 आता है, चैप्टर 5 आता है, चैप्टर 6 आता है, चैप्टर 7 आता है। इस तरह वो आपसे पेपर के अंदर पूछ सकता है। तो आप लोगों ने काम ये करना है कि भाई अपना जो है ना, चैप्टर्स के नाम भी याद रखने हैं। अच्छा, हमारा हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने जिस स्टूडेंट ने रूल्स के लेक्चर पढ़े हैं, तो काइंडली प्लीज आप लोगों ने रिकॉर्ड्स वाले रूल के अंदर से भी सारे सेक्शन तैयार करने हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से रूल्स वाले लेक्चर्स पढ़े हैं, उनको ऑलरेडी पता होंगी चीजें। ठीक है। अब जिन्होंने नहीं पढ़े, अगर वो खुद पढ़ना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके कोशिश करें कि आप लोग उनको समझे और किस तरह एमसीक्यूज उसके अंदर से आना है। क्योंकि वहाँ के जो रूल्स हैं और यहाँ के जो आप लोगों के सेक्शन आते हैं, वो मिला कर ही आप लोगों का प्रॉपर एमसीक्यूज बन के आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आप लोगों का, और इसके अंदर से काफी सारे एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की। व्हाट इज रिकॉर्ड ऑफ राइट? रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है? ठीक है। आप लोगों के जो जमीन के कागजात आते हैं, जिसको आप लोग फर्द कहते हो, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको फर्द कहा जाता है, भाई फलानी जमीन का फर्द निकाल के ला दें, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट। ये याद रखिएगा। ठीक है। लफ्ज पूरा आता है। अगर आप जमीनों की देखें ना, कागजात रजिस्ट्री देखें, उसके अंदर प्रॉपर एक फर्द है, एक डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, जिसको रिकॉर्ड ऑफ राइट का नाम दिया जाता है। उसके ऊपर एक पूरा डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होगा फर्द जमाबंदी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो फर्द जमाबंदी है, ये पुराना नाम है। ठीक है। कौन सा नाम है? ये नाम पुराना हो चुका है। अब क्या कहा जाता है? अब इसे कहा जाता है मिसले हकीयत। ठीक है। मीम सीम लाम मिसले हकीयत। हे, ये, काफ और ते, मिसले हकीयत कहा जाता है। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसी बात है हैदर। अच्छा जी, आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई अब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाएगा, कौन बनवाता है, कैसे बनाया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं 39 में, सेक्शन नंबर 39 में। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताती चलूं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से रूल्स पढ़े हुए हैं, अब हर बच्चे ने, जिसने रूल पढ़ा, उसको इस चीज का आइडिया होगा कि जब हम लोगों ने रिकॉर्ड ऑफ राइट वाले रूल्स पढ़े थे, हमने वो वाला पार्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर एक चीज हम लोग पढ़ के आए थे कि जो आप लोगों का रिकॉर्ड ऑफ राइट है, वो कितने साल बाद रीन्यू किया जाता है। ठीक है। उसकी मियाद क्या है? ठीक है। उसका अरसा कितना है? तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि इसको रीन्यू करने का अरसा 4 साल है। 4 साल के बाद आपकी गवर्नमेंट रीन्यू करवाती है, हर चीज रीन्यू होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, एक पेज है, ठीक है, क्या है, पेपर है। 1 साल गुजरेगा, दूसरा साल गुजरेगा, तीसरा साल गुजरेगा, चौथा गुजर जाएगा, पांचवा, भाई वो गल सड़ जाता है पेपर। ठीक है। पेपर खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो उसी को हर 4 साल के बाद चीजों को रीन्यू किया जाता है। वो सारा डॉक्यूमेंट, जो सारे डाटा जो है ना, रीन्यू किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है रिकॉर्ड ऑफ राइट की बात करते हैं, तो ये चीज एक लिख लें, ये भी आपके रूल्स के अंदर ही मौजूद थी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट कौन बनाता है। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाता कौन है? बनाएगा पटवारी। और बनवाता कौन है? कलेक्टर बनवाता है। बात समझ में आ गई पहली, कि भाई जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, वो बनवाएगा कौन? वो कलेक्टर बनवाएगा। और बनाता कौन है? पटवारी बनाता है। ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं, वो जरा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट आती हैं आप लोगों के सेक्शन नंबर 39 के अंदर। अच्छा जी,
आप लोगों के सेक्शन नंबर 39 में देखें तो हमारे पास ये जो आप लोगों का 39A क्लॉज आ रहा है, ठीक है, 39 सेक्शन ए जो आ रहा है, ठीक है, ये पूरा सेक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, ये आप लोगों का फर्द की बात कर रहा है, ठीक है, जिसकी बात हम लोग कहते हैं मिसले हकीयत को डिफाइन कर रहा है। कि अब आप एक चीज देखें कि मिसले हकीयत के अंदर जो आप लोगों की चीजें आती हैं वो क्या क्या चीजें उस पेज के ऊपर लिखी जाती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं कि 39B क्या कहता है, ठीक है। 39B के बाद हम लोग देखेंगे 39C क्या, और फिर जो है ना सारा डी की तरफ जाएंगे कि डी क्या है। अच्छा, वो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप लोगों का फर्द आता है, ये याद रखना, ये 39A सेक्शन आप लोगों का फर्द के हवाले से बात करता है। वो कहता है द पर्सन हु आर लैंड ओनर्स, ठीक है, टेनेंट्स, और हु आर इंटाइटल टू रिसीव एनी ऑफ द रेंट प्रॉफिट टू और प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट, स्टेट, स्टेट नहीं स्टेट, और टू ऑक्यूपाई लैंड देयर इन, ठीक है। पहली बात हो गई कि आप लोगों की जो चीज वहां पे मेंशन होगी वो क्या होगी, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ पर्सन्स ऐड होंगे, जिसमें आप लोगों के लैंड ओनर्स आ गए, पहले नंबर पे लैंड ओनर्स आ गए, टेनेंट्स आ गए, और वो सारे लोग आगे जो रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट ले रहे हैं, या किसी किस्म की कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मुहाल के ऊपर, अपनी स्टेट के ऊपर, वो सारे आप लोगों के 39A यानी मिसले हकीयत के अंदर वो लोग उस डॉक्यूमेंट में लोग ऐड होंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज इसके अंदर क्या आएगी, इसके अंदर नेचर एंड एक्सटेंट की बात की जाएगी, ठीक है। सारी कंडीशन और लाइबिलिटीज इसके अंदर डिफाइन होंगी। तीसरे के अंदर वो क्या चीज कहता है कि तमाम पेमेंट्स होंगी जिसके अंदर रेंट है, लैंड रेवेन्यू है, रेट है, सेसिस हैं, अदर पेमेंट्स हैं, सारी चीजें आप लोगों के फर्द यानी आप लोगों के मिसले हकीयत के ऊपर लिखे जाएंगे। ये तीन चीजें आप लोगों की आती हैं, और ये आप लोगों का 39 क्लॉज नंबर ए आता है। अच्छा, बी क्या कहता है, बी आप लोगों को कहता है स्टेटमेंट ऑफ कस्टम, ठीक है। अब अच्छा, अब ये स्टेटमेंट ऑफ कस्टम क्या है एग्जैक्टली, स्टेटमेंट ऑफ कस्टम क्या है। अब कुछ ना वाजिबुल अर्द होते हैं हमारे, जैसे कुछ आप लोगों के राइट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं स्टेट के हवाले से। अब आसान एग्जांपल देती हूँ, आप लोग अपने घर में पीटीसीएल लगवा लें, ठीक है। पीटीसीएल आप लोग यूज करें ना करें, आप लोगों को उसकी लाइन का रेंट देना पड़ेगा। आप लोगों के घर में बिजली का बिल आता है, आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, घर बंद कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन उसकी रेंट आएगा, आपको तारों का रेंट आएगा, आपको कुछ सेल टैक्स ढल के आएगा, आप लोगों को आएगा, ठीक है। तो वो यही कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ कस्टम में कुछ आप लोगों के वाजिबुल अर्ज होते हैं जो आप लोगों ने अदा करने होते हैं, उसकी पूरी स्टेटमेंट बनी होती है। इसके अलावा वो कहता है कि मैप होता है, ठीक है, जो नक्शा होता है आपके पूरे मोहाल का, आपकी पूरी स्टेट का, वो बनाया होता है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एज द बोर्ड रेवेन्यू में विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के अप्रूवल। अच्छा, अब गवर्नमेंट की जब बात आती है तो वहां पे हम बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट की करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी गवर्नमेंट ने अप्रूवल लिया होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने आप लोगों की गवर्नमेंट से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बीच में आ सकते हैं। तो 39A आप लोगों को ये बताता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारा अगला सेक्शन आता है 40, सेक्शन नंबर 40 की बात करते हैं, 40। अच्छा जी, वो कहता है कि आप लोगों का मेकिंग ऑफ स्पेशल रेवेन्यू, सॉरी, मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है। वो कहता है कि आप लोगों की स्पेशल रिवीजन कब की जाती है, व्हेन इट अपीयर्स टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दैट अ रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर एन स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और डेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर एन स्टेट रिक्वायर्स स्पेशल रिवीजन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन। यानी वो ये पूछ रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर स्पेशल रिवीजन किस तरह की जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो आप लोगों की एग्जैक्टली जो आप लोगों की रिवीजन की जाती है, जो डाटा रीन्यू किया जाता है, वो हर 4 साल के बाद किया जाता है, ऐसी बात है। लेकिन किसके कहने पे किया जाएगा, ये देखें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में
बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन देगा, ये चीज इसके ऊपर लिखी हुई है। अच्छा जी, पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स की बात करें, ठीक है, तो वो कह रहे हैं द कलेक्टर शेल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पटवारी, वही पीछे जो बात करके आए हैं कि आप लोगों का कलेक्टर बनवाएगा और पटवारी ने बनाना है, जो भी पीछे मैं आप लोगों को समझा कर आई हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद वो बात करता है प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं अब आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, ये चीज याद रखिएगा, जहाँ पे A B C D आ जाता है ना, तो ये सारे अमेंड हुए सेक्शन होते हैं। 41 पीछे पड़ा, 41A आगे आ गया। अब इसको जरा हम लोग देखते हैं कि भाई ये अमेंड हुआ सेक्शन क्या है। अच्छा, अब ये अमेंड हुआ सेक्शन ये है कि आप लोगों का जो, वो कहता है कि आप लोगों ने कंप्यूटराइज करने हैं रिकॉर्ड, ठीक है। आप लोगों के पास भाई पटवारी को कह दिया गया, अब आप लोगों को पहले बताया मैंने, पटवारी का बस्ता होता है जिसके अंदर तकरीबन 40 से ज्यादा उसके पास फॉर्म होता है, फलाना फॉर्म ये वो सारा कुछ उसके गंद बंद सब कुछ उसके बस्ते के अंदर होगा, ठीक है। अब जाहिर बात है, जब आप तहसीलदार लग जाएंगे आपको उस बस्ते का पता लग जाएगा, उस बस्ते के अंदर क्या कुछ है, उस बैग के अंदर क्या कुछ है। अब ये बात कहता है कि भाई वो जितना भी रिकॉर्ड है अगर उसको कंप्यूटराइज करना हो तो कितने पीछे सालों पे जाएंगे, ठीक है। क्या दादा परदादा उससे पीछे पाकिस्तान बनने तक के टाइम का सारा रिकॉर्ड 4 साल तक रिन्यू हुआ करेगा, या उसको हम कंप्यूटराइज करेंगे। तो आपने कहना है नहीं, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑफ द स्टेट, सिर्फ लेटेस्ट एडिशन ही आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में जाएगा, उसे पुराना नहीं जाएगा, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये आ गया। अब वो कहता है कंप्यूटराइज पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स कौन करवाएगा, कलेक्टर करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों ने जो है ना चीजों को देखना है कि स्पेशल रिवीजन के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आएगा, ठीक है। पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स के लिए आप लोगों का कलेक्टर और पटवारी है, ठीक है। और इसी तरह कंप्यूटराइज जो आप लोगों का पीरियोडिकल रिकॉर्ड आता है उसमें भी आप लोगों का कलेक्टर ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 42, जिसमें आप लोगों का आएगा प्रोसीजर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड। वो कहता है मेकिंग ऑफ डेट पार्ट ऑफ periodical रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू लैंड ओनर, ठीक है। वो कहता है कि इन सबके जो periodical रिकॉर्ड है जो लैंड ओनर्स हैं उनके किस तरह बनाए जाएंगे, ठीक है। उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट किस तरह बनाया जाएगा, वो क्या कहता है। वो कहता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, अ पर्सन एक्वायरिंग, कोई भी बंदा है वो लैंड एक्वायर करता है, सारी आप लगा लें, ठीक है। हैदर, सारे आप लोगों में से जो भी हैं आप देखें। वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस में आप लोगों को विरासत में कोई जमीन मिल गई है, आपने कोई जमीन खरीदी है, कोई गिरवी रखी हुई जमीन मिली है, कोई तोहफा मिला है, किसी भी तरह आपको कोई जमीन मिली है, ठीक है। आप उस जमीन के मालिक किस तरह बनेंगे कि ये भी चीज आप लोगों के रूल के अंदर डिफाइन है कि उस जमीन का कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए आपके पास होना जरूरी है, तभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसके मालिक बन सकते हैं। आप लोगों ने 3 महीने के अंदर अंदर, 3 मंथ कह लें या 90 डेज कह लें, ठीक है, 90 दिन या 3 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों ने पटवारी को जाकर कहना है कि भाई फलानी जमीन है, मुझे ऐसे ये विरासत में मिली है, मैंने खरीदी है, मेरा रिकॉर्ड बीच में लिखा जाए, ठीक है। पटवारी क्या करेगा, अपने रोज नामचा, ठीक है, उसका एक फॉर्म आता है, उसकी एक रिपोर्ट है, अपने रोज नामचे में आप लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। ये लास्ट टाइम एमसीक्यूज आया था जी जी इधर, इसलिए मैंने जरा जोर दे के पढ़ाया है कि जरा इस चीज को तैयार रखना है, ठीक है। फिर दोबारा बता रही हूँ कि आप लोगों को जमीन इनहेरिटेंस से मिलती है, जिस भी तरह आप लोग जमीन एक्वायर करते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर पटवारी के पास जाना है, 90 दिन कह लें, 3 3 महीने कह लें। पटवारी को जाके कहना है कि भाई फलानी मेरी जमीन है, इसका रिकॉर्ड राइट जो है ना, रिकॉर्ड इसका लिखा जाए मेरी जमीन का। वो क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट बना लेगा, एक रोज नामचा रिपोर्ट का नाम है, वो बना लेगा, ठीक है। फिर आगे वो जो आगे उसने कॉपी अपने पास रखनी है, आगे वो एक उस बंदे को देगा या आगे वो भेजी जाएगी। तो बात मकसद ये है आपका तैयार करने का, कितने दिन के अंदर अंदर पटवारी के पास जाना है, 90 दिन या 3 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। पटवारी क्या चीज तैयार करेगा, कौन सी रिपोर्ट तैयार करेगा, रोज नामचा तैयार करेगा। तो ये आप लोगों के 42 रूल के अंदर सिर्फ सेक्शन के अंदर सिर्फ यही चीज आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब यहां से मैं एक चीज आप लोगों को और भी बताती चलूं, फॉर एग्जाम्पल
अगर 3 महीने में पटवारी आपका काम नहीं करता तो आप क्या करेंगे? फिर आप लोगों ने रेवेन्यू ऑफिसर को शिकायत करनी है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे देन? अगर पटवारी आप लोग का काम नहीं करता तो आप लोग क्या करेंगे? आप रेवेन्यू अफसर को शिकायत लगाएंगे, ठीक है, उसकी जाके कि भाई पटवारी हमारा काम नहीं कर रहा, हमारी बात सुनी जाए, ठीक है। चलें जी। अब हमारे पास आता है रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट, ठीक है, यानी इंतकाल लेना, इंतकाल हासिल करना, ठीक है, अपने नाम पे जमीन कर लेना, इंतकाल करवा लेना, ठीक है। अब इसी चीज में वो कह रहा है, अब देखिए ये अमेंड हुआ सेक्शन है। पटवारी क्या करता था पहले? रोज नामचे में बाय हैंड लिखता था। अब ये है आप लोगों का अमेंड हुआ। अमेंड होने में क्या है कि आप लोगों का कंप्यूटराइज आ गया है। अब जो हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था डेफिनेशन वाले सेक्शन में, आप लोगों के चैप्टर के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने एराजी रिकॉर्ड सेंटर की बात की थी, ठीक है। तो वही बात उसने की है कि आप अमेंड हुए सेक्शन में, अब कंप्यूटराइज आ गया, तो वो कहता है कि जब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, आप लोगों ने 1 साल वही जमीन जो आपके पास होगी, आप लोगों ने 3 महीने के बाद कंप्यूटराइज जब रिकॉर्ड हो गया तो आप पटवारी के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। आप एराजी रिकॉर्ड सेंटर जाके कहेंगे कि भाई ये मेरा रिकॉर्ड है, और वो आप लोगों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। बात वही है लेकिन बात अलग-अलग है। अब पेपर में कंफ्यूज किस तरह करेगा? वो कहेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 42A, ठीक है, उसमें आप लोगों को कह देगा एराजी रिकॉर्ड में। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 42 वो आप लोगों का सिंपल आता है, जिसमें आप लोगों का पटवारी बाय हैंड रोज नामचे में सारा डाटा लिखते हैं आपका, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 42, सॉरी 43 देखते हैं, सेक्शन नंबर 43 क्या कहता है। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 43 कहाँ पे गया है? अच्छा जी, सेक्शन नंबर 43 हमें कहता है मेकिंग ऑफ डेड पार्ट ऑफ periodical रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू अदर पर्सन, ठीक है। वो कहता है द एक्विजिशन ऑफ एनी इंटरेस्ट इन लैंड other than a right referred to in subsection 1 of section 42 shall। अब वो कह रहा है कि इस तरह भी होता है कि कुछ जमीनें आप लोगों की डिस्प्यूटेड होती हैं और कुछ अनडिस्प्यूटेड होती है, ठीक है। किसी के ऊपर कोई झगड़ा झगड़ा निकल आता है, फलानी बहन मरी हुई जिंदा होगी, फलाना भाई हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, जमीन नहीं बेचनी, ऐसे नहीं करना, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस सूरत में पटवारी क्या करेगा? ठीक है, वो कहता है कि अगर आप लोगों की लैंड डिस्प्यूटेड है, ठीक है, मैं हूं 1 साल से ज्यादा तक जमीन मेरे पास थी, मैंने क्या किया, 3 महीनों के अंदर अंदर पटवारी के पास चलेगी, पटवारी को कहा मेरा रिकॉर्ड बना दे, ठीक है। पटवारी क्या करेगा? पटवारी देखेगा कि अगर ततहीर की जमीन के ऊपर कोई मसला नहीं है, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड है, तो पटवारी उसको खुद हैंडल करेगा। अगर वो जमीन डिस्प्यूटेड निकल आई, ठीक है, तो पटवारी वो आगे फॉरवर्ड कर देगा रेवेन्यू अफसर को। बात क्लियर होगी यहां तक? अच्छा जी, यहां तक बात होगी। अब कहता है कि भाई पटवारी ने ट्रांसफर कर दी, फॉर एग्जांपल अनडिस्प्यूटेड थी, पटवारी ने ट्रांसफर कर दी। अगली गेम आप लोगों को अगले सेक्शन में समझ आएगी। वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट हैंडल किस तरह करने हैं, ठीक है। हाँ, मैं बताती हूँ अब डिस्प्यूट हैंडल किस तरह करने हैं, आगे स्टेप किस तरह जाना है। वो कहता है, यहाँ पे पढ़ें। वो कहता है कि आप लोगों का इफ एनी सच डिस्प्यूट द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, unable to satisfy himself as to which of the parties thereto in his is in possession of any property to which the dispute relates, he shall। वो क्या करेगा? वो कहता है इफ ही बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 1। आप लोगों ने बात इतनी सी याद रखनी है कि जो पटवारी है, पटवारी ने रेवेन्यू अफसर को आगे फॉरवर्ड कर दिया मामला, ठीक है। डिस्प्यूटेड जमीन का मामला चला गया रेवेन्यू अफसर के पास। रेवेन्यू अफसर आप लोगों का ग्रेड 1 से नीचे का नहीं होना चाहिए, ग्रेड 2 को मामला नहीं दे सकते, आपका मामला रेवेन्यू अफसर ग्रेड 1 हैंडल करेगा, ठीक है।
अगर फॉर एग्जाम्पल के पटवारी अपना रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ ग्रेड 2 को भेज देता है, तो वो ग्रेड 2 वाला अफसर क्या करेगा? ग्रेड 2 वाला अफसर ये करेगा कि वो मामला उठाएगा तो ग्रेड फर्स्ट के ऊपर पास भेज देगा कि भाई ये तो तुम्हारा मसला है, तुम हैंडल करो। तो वो जो रेवेन्यू आप लोगों का ऑफिसर है वो क्या करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर आप लोगों की इंक्वायरी बिठाएगा, लोगों को बुलाएगा, बातचीत करेगा, देन आगे मसला हल होगा। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली जैसे AC1 AC2 आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, चलें जी, इसके अंदर ये सारी कहानी होगी। आगे चलते हैं। आगे वो आप लोगों का आता है सेक्शन नंबर, अच्छा जी ये भी जरा देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 45 भी देख लेते हैं। वो कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएशन ऑफ एंट्री इन रिकॉर्ड, वो कहता है कि जब एंट्रीज आप लोगों की रिकॉर्ड की जाएंगी कि आप लोगों का पटवारी कोई हेर फेर कर सकता है, कोई एंट्री अपने पास से डाल दी, कोई बीच में डाल दी, नहीं। ठीक है, आप लोगों के पटवारी को किसी ने भी ये राइट नहीं दिया कि वो कोई वेरिएशन कर सके, शेल नॉट बी वैलिड। ठीक है, किसी किस्म की वो आप लोगों के रिकॉर्ड के अंदर वेरिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 46 जो आप लोगों का कहता है म्यूटेशन फीस का। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों की म्यूटेशन यानी इंतकाल की जो फीस है वो 500 है। ठीक है, जो आप लोगों की फिक्स कर दी गई है, सॉरी, मोटेशन फी जो है वो आप लोगों की 500 आती है, या वो फी जो आप लोगों का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर दे। ठीक है, क्या है, आप लोगों की मोटेशन फी जो है वो 500 रुपये है। ठीक है, या वो आप लोगों की फीस होगी जो आप लोगों का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर देगा, वो आप लोगों को फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें ये आता है। अच्छा, आगे वो कहता है कि 47 के ऊपर चले जाएं। अच्छा, 47 पे जाते हैं, तो 47 पे वो क्या कहता है, सेक्शन नंबर ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। वो कहते हैं एनी पर्सन हुज राइट इंटरेस्ट और लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी और हैव बीन एंटर इन रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर दिस चैप्टर शेल बी बाउंड। ठीक है, अब ये चीज मैंने आप लोगों को कहा था रूल्स के अंदर कि भाई अगर आप लोगों का रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी, ठीक है, रेवेन्यू अफसर या पटवारी अगर किसी बंदे को बुलाता है, कौन बुलाएगा? रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी किसी को भी बुला ले कि भाई फलानी जमीन तुम्हारी है, उससे रिलेटेड मुझे तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो बंदा जो है वो आप लोगों का उसकी ऑब्लिगेशन, उसकी राइट है भाई। आप देखें, रेवेन्यू ऑफिसर और पटवारी का राइट है कि वो किसी को भी बुला सकता है, लेकिन आप लोगों का जो वो पर्सन है वो बाउंड है, उसने हर हाल में जाना है बताने के लिए। अगर वो नहीं जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि भाई पटवारी ने बुलाया था आप लोगों को, रेवेन्यू ऑफिसर ने बुलाया, बंदा क्यों नहीं गया? अगर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं जाता, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि 48 सेक्शन में वो कहता है कि अगर वो नहीं जाता तो आप लोगों का कलेक्टर उसको क्या करेगा? फाइन करेगा, जो नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज। ठीक है, जो 500 से ज्यादा नहीं होगा, 500 तक का फाइन आप लोगों का कौन कर सकता है? कलेक्टर कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। सस्ता है ना, इधर थोड़ा इधर इधर सस्ता बताया, असल में सस्ता नहीं है ना, असल में सस्ता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बड़ा सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 49 है, 50 है, इसको जरा आप लोगों ने समझना है। 51 ये सारे आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो कहते हैं राइट ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस और मिनरल्स। कुछ माइंस और मिनरल्स भी आ जाते, कुछ ऐसी जमीनें निकल आती हैं जैसे आप लोगों की खेवड़ा माइंस आ गई, ठीक है, नमक की कानें आ गई, कुछ इस तरह की जमीनें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब वो कहता है कुछ इस तरह की जमीनें भी हो सकती हैं जो फॉरेस्ट हैं, क्वेरीज जो वेस्ट लैंड आती हैं और फजूल ये जंगलात वगैरह आते हैं, वो आते हैं। अब दो टाइप्स की जमीन आती हैं। वो कहता है कि अब हमें ये बताएं ये कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना हक जताएगी, या आप लोगों की वैसे जो आप लोगों की ओवरऑल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, ठीक है, वो करेगी। ठीक है, तो फेडरल करेगी या आप लोगों की प्रोविंशियल करेगी? अब वो कहता है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जब सिंपल गवर्नमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बात हो रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। जब सिंपल गवर्नमेंट, क्योंकि है ही आप लोगों का जो लॉ है वो तो है ही पंजाब का। ठीक है,
तो अब आप देखें कि वो क्या बात कर रहा है। वो ये कह रहा है आप लोगों को कि भाई अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जो मिनरल्स और कुछ माइंस कुछ ऐसी निकल आती हैं, ठीक है, तो उस जमीन के ऊपर किसका हक होगा। वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन में पढ़ें आप। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन गवर्नमेंट इन रिलेशन टू न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस शेल मीन द फेडरल गवर्नमेंट। ये उसने साथ फेडरल लिख दिया है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि किस गवर्नमेंट की बात हो रही है। उसने कहा है कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात आएगी, मिनरल ऑयल की बात आएगी, गैस नेचुरल गैस की आएगी, या कोई और माइंस और मिनरल्स होंगी, उसके ऊपर हक सिर्फ आप लोगों की फेडरल गवर्नमेंट का है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। दूसरी साइड पे कहता है कुछ ऐसी जमीनें आती हैं जो वेस्ट लैंड हैं, जो जंगलात वगैरह आते हैं, तो उसके ऊपर राइट किसका आता है, तब उसके ऊपर राइट आएगा बिलोंग टू गवर्नमेंट। अब ये किस गवर्नमेंट की बात हो रही है, पंजाब गवर्नमेंट की बात हो रही है। जो फेडरल की करनी थी उसने साफ फेडरल लिख दिया था। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है, दोनों सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये दोनों सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। यार 18 अमेंडमेंट आर्टिकल्स 153 150। देखिए, हैदर, पता है मसला क्या है, हम बात कर रहे हैं इस लॉ की, ठीक है। हम बीच में जो अमेंड हुआ सेक्शन आता जाएगा वो पढ़ते जाएंगे, हम 18 अमेंडमेंट को नहीं ना देख रहे, हम सेक्शंस की बात कर रहे हैं। अब जो अमेंड हुआ जिस तरह आएगा हम वहां पे देखेंगे कि हमें किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। उसको छोड़ दें, कितना शेयर किसको देना है, कितना शेयर, हमें शेयर शोर से लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। वो 18 अमेंडमेंट में कितना शेयर किसको देना है, कितना किसको देना, वो हमारा लेना देना नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ हो रही है कि अगर माइंस और मिनरल्स आएंगे तो वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, अगर आपके फॉरेस्ट और वेस्टलैंड आएंगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ठीक है। अब उसकी आगे से किसको शेयर कितना देना है वो तो आप लोगों का एनएफसी अवार्ड और आप लोगों की 18 अमेंडमेंट बताती है, वो तो हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। आगे वो कहता है कि 51 कहता है कंपनसेशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ थर्ड पार्टीज इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ गवर्नमेंट। अब देखें, मेरी कोई जमीन है, ठीक है भाई, मेरी जमीन में से एक हालात ये हो गए कि भाई गवर्नमेंट ने कोई सड़क बनाई या कोई चीज बनाई तो उसमें मेरी जमीन का डैमेज हो गया, ठीक है। मेरी जमीन तो हो गई खराब, ठीक है। वो कहते हैं ना कि भाई फलाने का मत्था अंदर चला गया, मकान का सामने वाला हिस्सा जो कहते हैं फ्रंट साइड, ठीक है। फलाने की बैक साइड खराब होगी, सड़क निकल आई ये आई। तो वो कहता है कि ऐसी सूरत हाल में कौन कंपनसेट करेगा, थर्ड पार्टी को कंपनसेट पैसा कौन देगा, ठीक है। कंपनसेट आपकी गवर्नमेंट करेगी, कौन सी गवर्नमेंट करेगी मैंने बता दिया। और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत कौन कंपनसेट करेगी, हाँ, कौन कंपनसेट करेगी आप लोगों की, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत आप लोगों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस बंदे को कंपनसेट करेगी, उस पार्टी को जिसकी जमीन खराब हुई होगी। अच्छा जी, 52 पे चले जाते हैं। बस आप लोगों के 52 53 54 55 ये तीन रह गए हैं बस, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ एंट्री इन रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड periodical रिकॉर्ड। हम एक लफ्ज पढ़ते होते हैं अक्सर, प्रिजम्पशन। मैथ में हम अक्सर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो ना तो हम कुछ चीज अज्यूम करते हैं, ठीक है, फर्ज करना। प्रिजम्पशन का मतलब ये फर्ज करना, ठीक है। वो कहता है कि एनी एंट्री मेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन periodical रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द रूल्स मेड thereunder shall be presumed to be true until the contrary is proved or a new entry is lawfully substituted therefore। वो कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाते हैं periodical हर 4 साल के बाद, उसमें अगर कोई एंट्री गलत हो गई है, ठीक है,
तो क्या आपकी गवर्नमेंट, आप लोगों के जो गवर्नमेंट है उसको गलत कहेगा ये एंट्री? नहीं भाई, उसको गलत नहीं कह सकता। वो जो एंट्री एक बार हो गई है उसको सही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप लोगों की गलती हुई है तो आप बकायदा पूरे प्रोसेस से होते हुए गुजरेंगे, उस एंट्री को ठीक करवाएंगे, केस करेंगे, जो भी करना है उससे लॉफुली आप उसके अंदर चेंजिंग करवा सकते हैं पूरे प्रोसेस के साथ। अदरवाइज आप लोगों की जो गवर्नमेंट है, जो आप लोगों का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो एंट्रीज को गलत नहीं कह सकता। जो एक बार हो गई वो हो गई, ठीक करवाना है तो पूरे प्रोसेस से होकर गुजरे। ठीक है। अगर वो कहता है सूट फॉर, सेक्शन नंबर 53 कहता है सूट फॉर डिक्लेटरी डिग्री बाय पर्सन एग्रीड बाय एन एंट्री इन अ रिकॉर्ड। ठीक है। जाहिर बात है जिसकी एंट्री गलत हुई है, ठीक है, अगर वो सूट कर देता है यानी सू कर देता है, केस कर देता है, फिर क्या होगा? ठीक है। तो वो कहता है कि अगर कोई एंट्री गलत हो जाएगी तो वो जो बंदा है जिसकी एंट्री गलत हुई है वो आप लोगों का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत केस फाइल कर सकता है कि भाई फलानी एंट्री गलत है, इसको सही किया जाए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है सेक्शन नंबर 54, सप्लीमेंट्री रिवीजन्स की बात करता है। वो कहता है रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड periodical रिकॉर्ड फॉर अ ग्रुप स्टेट। ठीक है। वो कहता है कि जो आप लोगों की ग्रुप स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों की कहता है कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट और द रिकॉर्ड ऑफ राइट शैल बी मेड फॉर एनी ग्रुप ऑफ नेबरिंग स्टेट इंस्टेड ऑफ सेपरेटली फॉर ईच ऑफ सच स्टेट। वो अब यहाँ से बात सुने। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जो आप लोगों का periodical रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट की बात की है। जैसे जब आप लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना असेसमेंट का, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी जमीन है, आसान अल्फाज में कहती हूँ। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये प्लॉट बने हुए हैं बराबर के। ठीक है। मुहल्ले हैं, साइज साइज सेम है, सारा कुछ सेम है। वो कहता है कि जब फॉर एग्जांपल 4 साल के बाद इनका रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है दोबारा से रीन्यू करना है। ठीक है। तो वो कहता है रीन्यू करना है ना तो सबको एक ही तरह कर दो, सबके ऊपर एक ही लगा दो। ठीक है। एक ही तरह सबका रिकॉर्ड सेट कर दो, बारी बारी लैदा लैदा करने की जरूरत नहीं है। और ये रिकॉर्ड किसके कहने पे किया जाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। जैसे हम असेसमेंट में पढ़ के आए थे कि जो सेम स्टेट होती हैं, सेम प्लॉट होते हैं, उनके ऊपर असेसमेंट सेम लग जाती है। इसी तरह रिकॉर्ड ऑफ राइट भी उनके ऊपर सेम बन जाता है। सारी बात है, नाम वगैरह तो चेंज होते होंगे लेकिन उसके ऊपर रेवेन्यू वगैरह वो सारी चीजें तो सेम लगेंगी। तो बाकी ये है कि ये किसके कहने पे बनेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। ठीक है। आगे 54 है, आप लोगों को क्या कहता है? अमेंड हुआ सेक्शन है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय द नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड अ लैंड ओनर और अ क्लास ऑफ द ओनर किस लिए बुला सकता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए लैंड ओनर को बुला सकता है। अगर वो फेल हो जाए आने में, अगर वो ना पहुंच सके, ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, उसके पास कोई वजह ही ना हो, ठीक है, और वो पहुंच भी ना सके, तब क्या होगा? तब उसको 2 साल की सजा, फाइन या दोनों चीजें हो सकती हैं। ये देखें, अगर वो ना पहुंचा 2 साल की सजा है, और विद फाइन और विदाउट बोथ, या दोनों हो सकती हैं। ठीक है। और ये जो कंप्लेन है ये कौन करेगा? ये कंप्लेन आप लोगों का रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। बात समझ में आई? पीछे बात पढ़ के आए हैं ना हम लोग, पटवारी या आप लोगों का रेवेन्यू ऑफिसर बुलाएगा अगर किसी बंदे को, तो वो बाउंड है कि वो जाएगा। अगर वो नहीं जाता, ठीक है, हम पीछे पढ़ के आए, 500 रुपये फाइन होगा। ठीक है। अगर आप लोगों का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बुलाता, अब देखें सेक्शन डिफरेंट आता, वो सेक्शन और था। अगर वो बात करें सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 50A, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए अगर किसी ने बुलाया है तो वो कौन बुलाएगा? आप कहेंगे 54 के अकॉर्डिंग जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बुलवाएगा। ठीक है। अगर कोई बंदा नहीं जाता, 2 साल या दो फाइन या दोनों चीजें होंगी। और उसकी जो कंप्लेन की जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार करेगा? वो आप लोगों का रेवेन्यू अफसर तैयार करेगा। ठीक है। अब इस चैप्टर का हमारे पास अल्लाह भला करे आप लोगों का लास्ट सेक्शन आता है पावर्स टू मेक रूल रिस्पेक्टिंग रिकॉर्ड एंड अदर मैटर कनेक्टिंग विद। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जितना भी रूल बनाने की पावर है वो सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। ठीक है। किसी भी जगह पे पूरे के पूरे एक्ट के अंदर रूल्स बनाने की पावर सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो वो कहता है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट के रूल हैं वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीज अप्रूव की जाएगी, क्या क्या चीज देखी जाएगी, लैंग्वेज, ठीक है, फॉर्म कौन सा होगा, सर्वे रिकॉर्ड आप लोगों का सारा, ठीक है,
सर्वे रिकॉर्ड के बाद आप लोगों का फॉर द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज, ठीक है, अ जर्नल फॉर द गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड विलेज ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों की क्या होंगी, बीच में ऐड होंगी, और इसको रूल बनाने की जो आप लोगों के रिकॉर्ड ऑफ राइट के जो पावर है वो आप लोगों के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा आता है, चैप्टर नंबर 7 है, जो असेसमेंट का है, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलेगा असेसमेंट का, ठीक है। और असेसमेंट वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा भी है, ठीक है। और असेसमेंट वाला खत्म होगा ना, एक आप लोगों की क्लास असेसमेंट वाले चैप्टर के ऊपर होगी, ठीक है। सिर्फ यही लंबा आता है, इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह सारे के सारे चैप्टर वो आसान आते हैं, ठीक है। फिर 8 और 9 हम लोग इकट्ठा पढ़ लेंगे, और फिर चल सो चल जल्दी जल्दी हमारी ये कवर हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, और अगर किसी को कोई भी मसला होता है मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि मैम यहाँ से समझ नहीं आई। ओके जी, अल्लाह हाफिज।